नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के समय जब किसी पार्टी या गठबंधन में आग लगती है तो अक्सर बुझाए नहीं बुझती है। और आजकल मोदी और शाह की एनडीए में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां बिहार में घर को घर के चिराग से आग लग रही है। और चिराग से मेरा मतलब है अमित शाह के नए चिराग। और ज़मीनी सच्चाई ये है कि बिहार एनडीए में इस वक्त ज़बरदस्त हंगामा है। नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे के अंदाज को लेकर बेहद नाराज़ हैं और उनके लोग उनसे ज़्यादा नाराज़ हैं जो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए में कुछ टिकट एनडीए में बेचे गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश के लोग कह रहे हैं कि एनडीए में टिकट नीलाम हो रहे हैं। क्योंकि सीट बिक रहा हो तो क्यों नहीं बोलेंगे? कैसे आरोप नहीं लगाएंगे? कैसे ये हमारे सैकड़ों साथी कहते हैं कि पैसा बेच दिया गया, 20 लाख पर बेच दी गई। अब पटना में नाराजगी का आलम यह था कि आज एनडीए की एक अहम बैठक को, मीटिंग को कैंसिल करना पड़ गया। अमित शाह को दिल्ली से फ़ोन करना पड़ा, मीटिंग को पटना में कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जो सहयोगी दल थे, कई सहयोगी दलों में बवाल मचा हुआ है। एनडीए की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आज नहीं होगी, इसे टाल दिया गया है। अब एनडीए में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ है तो जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, नीतीश कुमार के खास। नीतीश चाहते थे कि भाई अमित शाह जीतन राम मांझी को 10-12 सीटें देते हैं, लेकिन अमित शाह ने 6 सीटों पे ही टरका दिया जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी दिल्ली से नाराज़ होकर जब चले तो प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करना पड़ गया मांझी को मनाने के लिए। मांझी कुछ देर के लिए तो मान गए, लेकिन आज फिर उनका दर्द छलका और अब कैमरे पर मांझी साहब जाति की भी बात कर रहे हैं कि हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। उधर नीतीश कुमार के एक और खास हैं उपेंद्र कुशवाहा। इन्हें भी उम्मीद थी और नीतीश कुमार को भी उम्मीद थी कि अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा को 2-4 सीटें बढ़ा कर देंगे। इनको भी 6 ही सीटें मिली, काट छांट दिए गए इनके पर। अब कल अमित शाह के आगे उपेंद्र कुशवाहा झुक गए और इन्होंने लिस्ट पर दस्तखत कर दिए, बयान जारी कर दिया। लेकिन आज सुबह फिर से उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं दर्द सताने लगा और उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा बयान जारी किया कि हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं अपने काडर से, नेताओं से कि हमें ज़्यादा सीटें नहीं मिली और इसका दुख हम सबको है, इसका दुख हम सबको है। देखिए उनका बयान देखिए। अब दोस्तों, सारे झगड़े की जड़ जो एनडीए में है इस वक्त, वो चिराग पासवान है। वही चिराग जिससे ये आग लगी हुई है पूरे घर में। दरअसल नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कभी बनी नहीं। नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान उनके राजनीतिक शत्रु हैं। पिछली बार भी नुकसान किया था, इस बार भी नुकसान करेंगे। नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग पासवान को 14-15 सीटों पर समेट दिया जाए, लेकिन अमित शाह के खास हैं। अमित शाह इस चिराग पे मेहरबान हैं, मैं आगे बताऊंगा। और अमित शाह ने बजाय 15 सीट देने के ऑलमोस्ट डबल सीटें दे दी चिराग पासवान को, तकरीबन 29। अब अंदर की बात यह है कि अमित शाह ने यूं ही चिराग पासवान को ऑबलाइज नहीं किया, यूं ही वो मेहरबान नहीं है। अमित शाह चाहते हैं कि चिराग पासवान को ये जो बढ़ी हुई सीटें दी हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ही उम्मीदवार उतारे जाएं मैदान में। और आगे चलकर अगर नीतीश कुमार कुछ नखरे करते हैं या जेडीयू से कुछ नीतीश कैंप के लोग नखरे करते हैं तो फिर बीजेपी अपनी ताकत दिखाए, क्योंकि बीजेपी सहयोगी दलों की कई सीटों से अपने लोग खड़े कर रही है, अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। और ये अमित शाह का, मोदी का, गुजरात लॉबी का पुराना फार्मूला है। सुनिए जरा, मनोज झा से सुनिए शाह साहब का प्लान। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए, 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं। अब नाराज नीतीश कुमार ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। जाहिर तौर पर वो संजय झा और लल्लन सिंह जो अमित शाह की गोदी में बैठे हैं, जेडीयू के आज के नेता, इनकी क्लास तो लेंगे कि भाई ये गड़बड़ हुई कैसे। पासवान की, चिराग की सीटें बढ़ गई और जीतन राम मांझी की सीटें घट गईं, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें घट गईं। जेडीयू की जो बहुत सी परंपरागत सीटें थीं उनको भी काट दिया गया। ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। और दूसरी तरफ जो चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य, वो पाटलिपुत्र जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं आग को बुझाने के लिए, जो आग लगी है।
क्योंकि अब सेनापति को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव के बीचों बीच अमित शाह ये आग कितनी बुझा पाते हैं, ये देखना होगा। इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, एनडीए में ही इतनी घमासान आज रही कि मैं आरजेडी में या इंडिया अलायंस में क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता ही नहीं पाया। दरअसल आज लालू परिवार दिल्ली में था और दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में आज उन पर चार्जेस फ्रेम हुए, आरोप तय किए गए हैं। और लालू परिवार ने कहा है कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव के दौरान इन आरोपों को कहीं ना कहीं मढ़ा जा रहा है और वो ट्रायल फेस करेंगे। बहरहाल कितना असर होगा तो आगे देखेंगे, लेकिन महागठबंधन में सीटों का अभी बंटवारा होना है और उम्मीद है वो कल तक हो जाए। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि एनडीए में ये जो आग लगी है और कई दिन से धधक रही है, क्या फाइनली इसको चाणक्य बुझा पाते हैं या नहीं बुझा पाते, ये देखना होगा। और कितनी आग बुझा पाते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज पटना से लाइव हो रहे हैं संतोष सिंह। और संतोष सिंह आज की तारीख में पटना की एक बड़ी बेखौफ और निष्पक्ष आवाज़ है। संतोष सिंह को सुनिएगा, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे और उमाकांत दिल्ली से जुड़ रहे हैं, एक ओवरऑल आपको व्यू देंगे बिहार चुनाव में। संतोष जी, कल तो सब सुलह हो गई थी, हैंडशेक हो गया था, सौहार्दपूर्ण वातावरण था, सबने दस्तखत कर दिए थे अमित शाह की लिस्ट पे। ये फिर झगड़ा बवेला जूते लात क्यों हो रहे हैं? ये एनडीए में हो क्या रहा है? ये घर में जो आग लगी है इसकी वजह क्या भाई? अचानक फिर आग लग गई। इसकी वजह चिराग है, जिसके चिराग की वजह से मतलब घर के चिराग से आग लग रही है। हाँ, चिराग से आग लग रही है। जो लिस्ट जारी हुई थी, एक बात देखिएगा, जैसे लगता था कि एक्स पे क्या लिखना है वो एक ही जगह से कहीं से जारी किया गया और सारे लोगों को कहा गया कि आप अपने एक्स पर उसको पब्लिश कर दीजिए। और उसका मतलब है कि कहीं न कहीं दबाव में सब लोग थे। एक्स पर तो उन्होंने कर दिया। जीतन राम मांझी दिल्ली से चले से पहले कर दिया। संतोष जी, बड़ी बात, माफ कीजिए टोक रहा हूं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लिस्ट कल जारी की गई थी एक ही डेस्क से जारी हुई, बाकी सबने दस्तखत कर दिए। ये गांव की रजिस्ट्री है, गांव की रजिस्ट्री है, आंख बंद कर दस्तखत किया जा रहा है। वही इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है ना, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने दस्तखत तो करवा लिया, जीतन राम बिना दस्तखत किए हुए चल दिए और कह दिए कि जो दे दिया जाएगा 6 ग्राम 5 ग्राम जो देना है दे दीजिए, हम मोदी जी के भक्त हैं, भक्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही पटना पहुंचे उनका स्वर बदल गया, कहा कि एनडीए को इससे नुकसान होगा, हमको जो मिला है 6 गांव हमें स्वीकार है लेकिन नुकसान एनडीए को होगा। तब तक बात सुलझी रही थी, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट, उसके बाद लगा कि अरे कुछ चीजें चल रही हैं। तब तक दिल्ली वाले सारे महारथी लोग पहुंच गए पटना, और पटना पहुंचने के बाद जिस तरीके से जदयू की तरफ से लगातार इस्तीफे की खबर आनी शुरू हुई कि संजय झा के यहाँ दौड़ना शुरू हो गया। एक बात हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि संजय झा ललन सिंह दिल्ली से लौटने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे। हाँ, डर के मारे नहीं पहुंचे कि गुस्से में नीतीश कुमार को फेस कैसे करेंगे, जो भी वजह हो, क्योंकि लगातार आप समझिए सिटिंग विधायक कुशेश्वर स्थान से शशि हजारी है। अब वो जिला में, मतलब प्रदेश में नहीं, जिला में उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है बताइए। भाई अपने गठबंधन के साथी है, गठबंधन के साथी, अब उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, उसको जिला में शामिल करा दे रहे हैं। और एक बड़ी बात कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम की सूची फाइनल हो जाता है। उस उम्मीदवारों के नाम की सूची फाइनल होने के बाद अगर आज ज्वाइनिंग करवाई जा रही है बीजेपी के दफ्तर में, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भाई ऐसे लोग, मतलब चर्चा हुई होगी इन लोगों को हम लड़ा रहे हैं, वो आपके पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। ये कौन सा बीजेपी है भाई? कभी हमने बीजेपी को 2005 मतलब से बीजेपी में भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन सिर्फ जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में भी है। अब अभी हम बता रहे हैं, रोसड़ा सीट चली गई लोजपा के पास, वहां के विधायकों को फोन करके भी कह दिया गया कि ये सीट चला गया है। और अभी थोड़ी देर पहले उस विधायक को फोन गया है कि आप नॉमिनेशन का तारीख 16 तारीख को जो है सो आप नॉमिनेशन कीजिए, पटना से फलाने मंत्री आपके यहाँ जाएंगे नॉमिनेशन। अब ये हो क्या रहा है भाई?
तारापुर के बारे में कहा जा रहा था कि वहां से सम्राट के भाई लड़ेंगे, अभी खबर आ रही कि नहीं, अब वो सीट चिराग को नहीं जाएगा, अब वहां पर सम्राट खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो अब देख रहे, एक बात हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि बिहार बीजेपी में पहले एक सुशील मोदी का खेमा हुआ करता था और उनके कुछ विरोधी हुआ करते थे, तो एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होता था। बात सुशील मोदी की चलती थी, कुछ विपक्ष के लोगों का भी, मतलब विरोधी खेमे का भी चल जाता था। यहां अभी हो क्या रहा है ना कि बिहार बीजेपी कई खेमे में विभक्त है। सम्राट चौधरी का खेमा अलग है, नित्यानंद राय का खेमा अलग है, संजय जायसवाल का खेमा अलग है, दिलीप जायसवाल का खेमा अलग है। संकट क्या है कि चारों खेमा जो है एक ही स्कूल से पढ़कर निकले, मतलब शाह के स्कूल से निकले हुए हैं। शाह किसको कंट्रोल करें, ये थोड़ा उनको परेशानी हो रही है। तो ये पूरा डील नित्यानंद राय के माध्यम से चिराग वाली डील हुई थी, और चिराग का डील था कि नीतीश कुमार को कैसे छोटा करें। ये कोशिश दिल्ली में हो रही है कि नीतीश को हम कैसे, अब मान लीजिए 101 और उसमें भी कई सीटें जहां जदयू लगातार जीतती रही है, वो सीटें पिछली बार वो हार गई थी, इसको चिराग को दे रहे। लेकिन इस तमाम कोशिश के बाद जो गिरिराज सिंह का ट्वीट आया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई स्ट्राइक रेट जो है 2010 का देख लीजिए कि क्या स्ट्राइक रेट रहा है हम लोगों का। मतलब 2010 में रामविलास पासवान तो नहीं थे हमारे साथ, और वो जो हम लोग प्राप्त किए हैं उसे स्ट्राइक रेट तक पहुंचना मुश्किल है। और उस समय धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी थे और आज प्रभारी हैं। मतलब धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला। और ये कह सकते हैं कि बिहार बीजेपी मोदी और शाह के फैसले के विपरीत जाकर बिहार में एक अलग तरीके की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप बेहतर समझ सकते हैं। बड़ी बात आपकी हर लाइन संतोष भाई, हर लाइन आपकी ब्रेकिंग न्यूज है। आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला कर रहे हैं, यानी मोदी का एक मंत्री मोदी के दूसरे मंत्री पर हमला कर रहा है। उधर जो लिस्ट फाइनल करी थी अमित शाह ने और दस्तखत कराए थे, उस लिस्ट की वैल्यू बीजेपी के दफ्तर में नहीं है। ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको अमित शाह ने हरी झंडी नहीं दी। और आप कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर भी बवाल मचा हुआ, यानी पूरी एनडीए में कहीं ना कहीं उठा पटक जूते लात की नौबत है। भाई मैं जरा अभिषेक जी ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपका तो पूरा फोकस रहता है जेडीयू पे, नीतीश कैंप पे। क्या नीतीश के लोगों को किनारे किया जा रहा है? जहां से वो चुनाव लड़ते थे वो सीटें या तो उपेंद्र कुशवाहा को या चिराग पासवान को दी जा रही। क्या नीतीश की जो कोर लॉयलिस्ट टीम है उसको छांटा जा रहा है और अमित शाह की ये स्ट्रेटजी है? आपको ऐसा लगता है और नीतीश नाराज है? दीपक जी, आपने एक घटनाक्रम पे शायद ध्यान नहीं दिया है। छोटी छोटी चीजों को नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर, ट्विटर और फेसबुक पर उनकी जो प्रोफाइल है, जो पेज है, वहां से डालते रहते हैं। क्या आपने अब तक देखा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग के मसले पर नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट किया हो? जी। कोई ट्वीट नहीं आया है। विद इन 10-15 मिनट किसी भी घटना के नीतीश कुमार का ट्वीट आ जाता है, चाहे बधाई हो या दुखद घटना हो। लेकिन नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग के ऊपर किसी भी तरह की चर्चा से और किसी भी तरह का पोस्ट करने से परहेज किया है। इसके बाद कहने के लिए बचता क्या है? दूसरी बड़ी खबर संतोष जी ने दे दी कि पटना पहुंचने के बावजूद ललन सिंह और संजय झा, जो जेडीयू की तरफ से एनडीए के अंदर नेगोशिएटर थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे, कट कॉपी पेस्ट कर रहे थे एक ही ट्वीट को कई जगह अपने प्रोफाइल में, बाकी दलों की तरह। वो दोनों नीतीश कुमार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। तीसरी, जनता दल यूनाइटेड के अंदर भगदड़ मची हुई है, चाहे मंजीत सिंह हो या जय कुमार सिंह हो या रोसड़ा में जहां संतोष जी के अपने विधायक का जिक्र कर रहे थे, जो इनका अपना क्षेत्र है, कि विधायक को कह दिया गया कि सीट लोजपा को गई और फिर अब नॉमिनेशन करने की बात हो रही है। पूरी जेडीयू में चंपारण से लेकर जमुई तक और किशनगंज से लेकर सासाराम तक जो भगदड़ है, उस भगदड़ को समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के अंदर स्थिति बनी हुई है। लेकिन याद रखिए, जेडीयू के अंदर नहीं है ये स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि कल रात से बिहार के हर चौक चौराहे पर, जहां से भी हमने सूचना लेने की कोशिश की है, जो विमर्श का स्तर बदला हुआ है, जो डिस्कशन का स्तर बदला हुआ है, वो जेडीयू के कोर वोटर माने जाने वाले लौकुश समाज, अति पिछड़ा समाज और महादलित समाज के बीच है कि जेडीयू वाली 101 सीटें तो ठीक है, हमें वोट देना है, वहां देते रहे, देंगे। 101 के अलावा जो बची हुई 142 सीटें हैं
उसमें महागठबंधन में जाना उचित है कि जनसुराज में जाना उचित है, या सीट वाइज फैसला करना है कि कौन हरा रहा है, नॉन जेडीयू वाले एनडीए कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, उस पर जाके वोटिंग करनी है। ये विमर्श का स्तर नीचे है। और इसका कारण क्या है? संविधान और आरक्षण बचेगा तो ये धारणा तभी तक है कि एनडीए में रहकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कल वो पर्दा हट गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 14 नवंबर के बाद नहीं है। जी ठीक है। आपने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब स्टोरी का द एंड सामने है। उस पर मैं बात करूंगा। मैं लखेड़ा साहब के पास भी आऊंगा और पूछूंगा कि भाई क्या नीतीश कुमार को पूरी तरह से किनारे कर दिया है अमित शाह ने? मैं उस पर आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं संतोष जी से करना चाह रहा हूँ। संतोष जी, मैं जय कुमार सिंह जो 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे, उन्होंने कैमरे पर कहा है, कैमरे पे मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 20-20 लाख रुपए में जेडीयू के लोग सीटें नीलाम कर रहे हैं, पासवान को या फिर कुशवाहा को या जो भी है। क्या ये बात सही है कि जेडीयू में जो नीतीश कुमार के लोग हैं इतने नाराज हैं कि सीधे सीधे अब हमलावर हो गए हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए में ये सीटें नीलाम हो रही हैं एनडीए में? दीपक जी, ये जय कुमार सिंह जो बातें कही हैं, इनकी बातों को जितनी गंभीरता से हम लोग लेते हैं, उससे ज्यादा एक श्याम बहादुर एक विधायक रहा हुआ है जदयू के, वो नीतीश के सबसे पसंदीदा व्यक्ति रहे हैं और ये लगा रहा है पार्टी पर, जिस समता पार्टी से खून पसीना बहाकर जय कुमार सिंह और ये दोनों समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार, मतलब श्याम और जय कुमार, हाँ, समता पार्टी के जमाने से साथ रहा है और लड़ाई लड़ने के बाद पार्टी बनी, फिर सरकार में लोग आए और आज जो उसके बाद के दिनों के जो लोग हैं वो लोग अब पार्टी में इस तरीके से खेल खेल रहे हैं। छोटा सा एक जवाब ये चाह रहा था कि जिस तरह से जय कुमार सिंह ने 20 लाख रुपए लेकर टिकट बेचने की बात की है, क्या नीतीश कुमार के लोगों को किनारे किया जा रहा है अमित शाह के इशारे पर? मैं ये छोटा सा एक जवाब चाह रहा था इस पे। एकदम 100% सही बात है, सही बात है। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी ब्रीफ में कहा कि 100% सही है कि अमित शाह नीतीश कुमार की कोर जो उनकी टीम है उसको किनारे लगा रहे हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, उमाकांत जी, आप तो अमित शाह को भी देख रहे हैं और आप नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं, क्या अमित शाह की स्ट्रैटेजी है कि नीतीश कुमार के लोगों को एक एक करके उनका कद छांट दिया जाए और नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाए और जो नई जेडीयू है वो संजय झा के अध्यक्षता में चलेगी? क्या नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज करने जा रहे हैं इसी चुनाव में अमित शाह? देखिए, जो कुछ बिहार में हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए जो वहां 20 साल से सत्ता में है और उसकी इस लेवल पर, इस स्तर पर आकर के उस राज्य के सत्ताधारी नेतृत्व गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन का जो नेतृत्व है उसको ध्वस्त और डिमोलिश किया जा रहा है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये असल में गुजरात मॉडल का एक विभत्स चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई दिनों से एक उल्टी गिनती बिहार में नीतीश कुमार के पर कतरने की, उनको कट टू साइज करने की एक बड़े तरीके से बड़ी महीन रणनीति पर अमली जामला पहनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में नहीं होने जा रहे हैं। जो लोग इस मुगालते में है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं उस थ्योरी में ज्यादा मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों के जो घटनाक्रम बता रहे हैं, नीतीश कुमार को जिस तरह से टोटल इग्नोर किया गया। जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं उनको एक एक करके किनारा करके उनके टिकट काट के उनको वहां, और जिनको टिकट मिलेंगे भी, मैं आपको बता दूं, जिनको टिकट मिलेंगे भी तो गुजरात को भी इस मामले में माहिर है कि भाई जिनको टिकट दे दो, अगर ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं तो बाकी तो आपके पास पूरी माया आपके पास है, पूरी साधन आपके पास है, पूरी सिस्टम आपके पास है, पूरा इलेक्शन कमीशन आपके पास है। अब तो आप हराने में भी माहिर है ना, पहले आप दल तोड़ने में माहिर थे, अब तो आप चुनाव हरवाने में माहिर हैं।
क्योंकि पूरा तंत्र, पूरा मशीनरी, पूरा इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है। जी जी। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लगता है कि अमित शाह समझ रहे थे कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी या जेडीयू इन सबको टिकट बांट दो, सबके दस्तखत करा लो, हल्के में ले रहे थे वो बिहार को, गुजरात की तरह ले रहे थे, गुजरात के जैसे नेता हैं उसी तरह से वो बिहार के नेताओं को ट्रीट कर रहे थे, जैसे गुजरात में वो एक फोन कॉल में पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करा देते हैं और वहां पर कोई आवाज नहीं उठाता गुजरात में अमित शाह के खिलाफ। क्या उनको लग रहा था कि बिहार में भी उनका ऐसा ही रौब और रुतबा चलेगा, और वो उनकी जो गणित थी, वो उनका जो एंटिसिपेशन था अमित शाह का गलत था? अमित शाह को इस बात का एहसास नहीं था कि ये बिहार है और बिहार की तासीर बिल्कुल अलग है, गलती कर गए अमित शाह? दीपक जी, लालू यादव एक बात अक्सर कहते हैं अपने चुटीले अंदाज में कि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, ये बात लालू यादव कहते हैं। तो अमित शाह जिस ढंग से अमित शाह गुजरात को चलाए, दरअसल बिहार की राजनीति को समझने के लिए, बिहार के समाज को समझने की जो कोशिशें थी, उसमें अमित शाह ही नहीं बल्कि उनके पहले के भाजपा नेता भी फेल हुए थे। और अमित शाह बिहार में हाई हैंडेडनेस के साथ चलाने की कोशिश करने लगे। न तो बिहार की जनता, छोड़ दीजिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी तक उनसे नहीं चली। बिहार की भाजपा अभी तक अमित शाह के कंट्रोल में नहीं आ पाई। जितना कंट्रोल में करने की कोशिशें करते चले गए, उतनी बुरी स्थिति में भाजपा पहुंचती चली गई। अब जो बिहार की स्थिति है, अब न तो बिहार में चुनावी हिंदुत्व कहीं दिखता है, जेडीयू का कोर वोटर अलग नाराज है, और नीतीश कुमार का एक इशारा काफी है कि कहां कैसे खेल करना है। भारतीय जनता पार्टी अब जो कोशिश पूरे देश में करती थी, गुजरात में करती थी कि एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत की बिसात बिछाकर बहुसंख्यक समाज को इकट्ठा करने की, यहां तो न कोई अल्पसंख्यक है न बहुसंख्यक है, यहां तो 215 सोशल ग्रुप है 2023 के बाद से, कोई दो ग्रुप नहीं है। कास्ट सेंसस के बाद 215 ग्रुप है। बड़ी बात आपने, बड़ी बात जाएंगे अभिषेक, बड़ी बात कह दी आपने। कहा एनडीए छोड़िए, जेडीयू छोड़िए, बिहार में अमित शाह अपनी बीजेपी नहीं चला पा रहे। और संतोष सिंह ने ठीक ही कहा था कि बहुत से आदेश बीजेपी वाले बिहार में अमित शाह के नहीं मान रहे। 30 सेकंड बचे हैं उमाकांत जी, मैं जानना चाह रहा था कि क्या अमित शाह गलतियां पर गलतियां करते चले जा रहे हैं, गलतियां पर गलतियां उनसे हो रही हैं बिहार में? देखिए अमित शाह, देखिए ये होता है कि आप जब पार्टी के भीतर, किसी भी पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके भीतर जब कार्यकर्ताओं से कंसल्टेशन खत्म हो जाती है, जब पूरी राजनीतिक व्यवस्था को आपने एक हाथ में कंट्रोल कर दिया है, रिमोट से आप पूरा सिस्टम चलाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही भाजपा भी चल रही है और सरकार भी चल रही है, मुख्यमंत्री भी हटाए जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं, और ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और तमाम इलेक्शन कमीशन, जब सब चीजें आप एक तरह से एक जगह से कंट्रोल करेंगे तो उसका नतीजा है बिहार में जो भगदड़ मची हुई है। क्योंकि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में, पार्टी में जो टिकट प्रोसेस है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक डर का माहौल, एक भय का माहौल और एक विच हंटिंग का माहौल कि कब किसको किस केस में फंसा दें, इस तरह का माहौल है। और देखिए तेजस्वी यादव और उनके परिवार को आप 10 दिन पहले भी तो बुलवा सकते थे उनको, आप कोर्ट में है 15 दिन पहले बुला सकते थे और आप बोल देते 14 तारीख नवंबर को चुनाव है, उसके 16 को आप दिल्ली हाजिर हो जाइए। मतलब आपका कोई तरीका, आप राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप विपक्षी पार्टियों से भी तो मिलने का या उनसे निपटने का कोई तौर तरीका होना चाहिए। और ये एक विभत्स चेहरा है इन लोगों की पॉलिटिक्स का, जिसका जैसे फल, जैसे बीज बो रहे उसके फले काट रहे, ऐसा बिहार का जो तांडव है बगावत का वो दिखा रहा है, वो बयानबाजी दिखा रही है। जी। उमाकांत जी कह रहे हैं कि अमित शाह चुनाव छोड़ दीजिए एक तरफ, एनडीए छोड़ दीजिए दूसरी तरफ, अभी तो फिलहाल उनको अपनी पार्टी को ही कंट्रोल करने के लिए पटना पहुंचना पड़ रहा है। यानी जो जेडीयू छोड़िए, नीतीश का कैंप छोड़िए, बीजेपी के भीतर जो आग लगी उसको बुझाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। चुनाव बाद में जीतेंगे, नामांकन बाद में भरा जाएगा, लिस्ट बाद में फाइनल होगी, पहले घर की जो आग है उसको बुझाने की नौबत आ गई है अमित शाह के लिए। और कहीं ना कहीं एक छड़ी से सबको हाँकने का जो एक
गुजरात लॉबी की जो एक तरह की प्लानिंग रही है या उनकी मंशा रही है वो गलत साबित हुई, बूमरैंग करी है। चलते चलते एक जवाब मैं चाहूंगा अभिषेक आपसे कि आज की पोजीशन देखिए, जो एनडीए में भगदड़ मची या एनडीए में जो बवाल खत्म नहीं हो रहा, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन अब कांटे की टक्कर की तरफ बढ़ रहा है, या इस वक्त एडवांटेज महागठबंधन है, या अभी भी आपको लग रहा है एनडीए आगे है? नहीं, देखिए एनडीए आगे तो नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के वोटर्स ने बीजेपी का काम तमाम कर दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, दूसरा जेडीयू के कोर वोटर के बीच मची हुई संशय ने नुकसान पहुंचाया है। एक बात मैं और कह दूं, ढोकला पर चंपारण मटन भारी है, हांडी मटन भारी है ढोकला पर। चलिए, गुजरात पर बिहार भारी है ये कहना चाह रहे हैं, और इनका ये कहना है कि अभी भी कांटे की टक्कर दिख रही है, गेम इज वाइड ओपन। आज फिर बवाल मचा। हम तो सोच रहे थे कि कल अमित शाह ने एनडीए के चैप्टर को क्लोज कर दिया, लेकिन आज फिर ये चैप्टर खुल गया है और स्थिति कल से ज्यादा खराब है इस वक्त एनडीए में। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, आप आए इस प्रोग्राम में जुड़े। अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमसे पहले जो संतोष जी हमारे साथ थे, संतोष सिंह, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कई ब्रेकिंग न्यूज आज संतोष सिंह ने हमें इस चैनल पर दी है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।